तो आज हम ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 17 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 17। तो हमने पिछले 16 लेक्चर में पढ़ा था कैरिंग कैपेसिटी जो है टेम्परेचर के इक्वल रहती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है। वहीं पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहती है किसकी, कैरिंग कैपेसिटी के। सेम यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो रहती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहती है काय के, कैरिंग और टेम्परेचर के। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो रहती है वो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहती है। अब जब भी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होती है, मतलब क्या, जो आइस एयर पार्सल है, हम जो एयर पार्सल को कंटेन कर रहे, जो मॉइस्चर कंटेन कर सकता है, उसमें 100% वाटर, जितना उसमें कैरिंग कैपेसिटी थी उतना वाटर प्रेजेंट है। मतलब क्या, रिलेटिव ह्यूमिडिटी से 100% है, मतलब क्या, वो सेचूरेटेड, मतलब सेचूरेशन हो चुका है। अब जब सेचूरेशन होता है, एयर इज कूल्ड बियॉन्ड सेचूरेशन, देन कंडेंसेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, ड्यू फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जांपल, आपकी अर्थ सरफेस है। ठीक है, अर्थ सरफेस जो है जल्दी कूल हो जाती है नाइट में। ओके, अब यहाँ पे जो एयर पार्सल है आपका एक, ये सरफेस पे कांटेक्ट में आएगा। इमीडिएट कांटेक्ट में ये इसकी जो टेम्परेचर है वो और ज़्यादा गिर जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी, कैरिंग कैपेसिटी जो है कम हो जाएगी। इसके कारण रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है 100% हो जाएगी, सैचुरेशन हो जाएगा। तो मतलब जो कुछ वाटर जो है फर्श पे आज दिखने में गीला फर्श दिखने को मिलेगा। ठीक है, रीचेस रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100%, कूलिंग होती है, कूलिंग के कारण कंडेंसेशन होता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ड्यू कैन ओनली बी फॉर्म्ड वंस नाइट टाइम टेम्परेचर ड्रॉप्स बिलो 10 डिग्री सेल्सियस। नहीं, तो 10 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे टेम्परेचर मैटर नहीं करता है, यहाँ पे टेम्परेचर मैटर नहीं करता है। ठीक है, और ज़रूरी नहीं कि नाइट टाइम में हो, ठंड के टाइम में हमें सुबह भी या सुबह सुबह एकदम ओस देखने को मिलती काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल दिल्ली में और गोवा में दो अलग रीजन्स है। अब गोवा में फॉर एग्ज़ाम्पल आप तमिलनाडु दूसरे एरिया में जाओ, तो यहाँ पे गर्मी के मौसम में बहुत परेशानी होती है। क्यों प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यहाँ पे जो है वाटर लेवल आपका सी यहाँ पे और आपका यहाँ पे लैंड है। ठीक है, अब क्योंकि सी लेवल के पास होने के कारण मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो वाटर लेवल जो एयर है वो ऑलरेडी जो है वाटर मॉइस्चर से, मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी, कैरिंग कैपेसिटी की फुल रहती है। वाटर वेपर जो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट पे प्रेजेंट रहते हैं, जिससे क्या होता है कि जो आपको स्वेट आता है, पसीना आता है वहाँ पे, तो जो एयर है वो उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, तो काफ़ी चिपचिपा लगता है। ठीक है, तो गोवा वाला रीजन। वहीं दिल्ली में क्या है, मॉइस्चर लेवल एयर में बहुत कम है, मॉइस्चर लेवल एयर में ऑलरेडी बहुत कम है, तो उसको वाटर वेपर और चाहिए रहता है, इसलिए आपका पसीना जल्दी सूख जाता है। तो सेम यहाँ पे दिल्ली में क्या होगा, फॉर एग्जांपल आपका टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है 40%। ठीक है, अब यहाँ पे टेम्परेचर गिरा 30 डिग्री सेल्सियस, थोड़े टाइम बाद शाम हो गई, 60% मैच रिलेटिव ह्यूमिडिटी हुई। देन गिरा 20 20 डिग्री सेल्सियस, देन रिलेटिव ह्यूमिडिटी अभी भी 19% है। अब यहाँ पे गिरा टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस, तब जाके आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी हुई है 100%। मतलब क्या, 9 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर पे अब इससे ज़्यादा और नीचे गिरेगा तो ड्यू फॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब है कंडेंसेशन, और आपको ओस देखने को मिलेगी नॉर्मल शब्द में। वहीं हम बात करें गोवा में, 35 डिग्री सेल्सियस पे ऑलरेडी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 80% है। मतलब क्या, एयर पार्सल में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर है, इसके बाद वो 100% गिरता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 30 डिग्री सेल्सियस पे ही हो जाती है, और 29 डिग्री 5 सेल्सियस पे आपको ड्यू फॉर्मेशन, मतलब ओस देखने को मिलती है। क्योंकि यहाँ पे सी लेवल के होने के कारण मॉइस्चर एयर पार्सल में काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जल्दी से ड्यू फॉर्मेशन होता है इवन लो टेम्परेचर पे। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हेंस, इन द कॉन्टिनेंटल एरियाज ड्यू फॉर्मेशन occurs after substantial cooling as the air is dry, hence observed during winter night। ठीक है, अब कोस्टल रीजन स्लाइटेस्ट ऑफ कूलिंग ड्यूरिंग नाइट, कोस्टल रीजन में जरा सी ठंड पड़ने के कारण कैन लीड टू ड्यू फॉर्मेशन। इफ ड्यू फॉर्मेशन इज ग्रेटर स्मॉलर देन 10 डिग्री सेल्सियस, मतलब क्या, अगर कहीं पे टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे जा रहा है, स्मॉलर देन 10 डिग्री सेल्सियस मतलब माइनस में जा रहा है, तो वहाँ पे फ्रॉस्ट फॉर्मेशन देखने को मिलता है। मतलब क्या, वाटर वेपर जो लिक्विड फॉर्म में नहीं जम पाते, वो डायरेक्टली आइस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऑब्जर्व्ड इन हायर एल्टीट्यूड और हायर लैटिट्यूड। ये हायर एल्टीट्यूड एंड लैटिट्यूड था स्पेलिंग। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं, तो सही बात लेते हैं।
हायर एल्टीट्यूड एंड हायर लैटिट्यूड। ठीक है, अब यहाँ पे आगे चलते हैं तो यहाँ पे मिलता है हमें क्लाउड्स। तो हम देखते हैं क्लाउड्स कैसे होते हैं, बनते हैं। तो क्लाउड्स आर डिफाइंड एज एग्रीगेट्स ऑफ इनन्यूमरेबल टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स, आइस पार्टिकल्स और अ मिक्सचर ऑफ बोथ इन एयर जनरली मच अबव द ग्राउंड सर्फेस। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है, फॉर एग्जांपल आपकी विंड चलती है, हवा चलती है गर्म, लो प्रेशर एरिया से क्या होता है, लो प्रेशर एरिया से विंड ऊपर की तरफ उठती है। अब जब ये विंड ऊपर की तरफ उठती है और मॉइस्चर और डस्ट पार्टिकल्स को ऊपर ले जाती है, तो ये यहाँ पे एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक्यूमुलेट होते हैं, थोड़े टाइम बाद क्या होता है कि क्लाउड धीरे धीरे एक्यूमुलेट होकर इतने हैवी हो जाते हैं, या तो विंड यहाँ पे जो है कमज़ोर हो जाएगी, मतलब क्या, विंड जो इसको पुश कर रही है, मतलब जब क्लाउड ऊपर बन रहे हैं तो विंड इसको पुश कर रही है ऊपर। ठीक है, दो सिनेरियो हो सकते हैं, या तो क्लाउड में जो है मॉइस्चर इतना ज़्यादा हैवी हो गया है कि ये विंड इसको और रोक नहीं सकती, तो ये बारिश शुरू हो जाती है। या फिर क्लाउड बस बन रहे हैं और विंड एकदम से स्टॉप हो गई, मतलब हवा चलना बंद हो गई, तो क्या होगा, बारिश गिरना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, ऊपर जो रहते हैं स्नो पार्टिकल्स वो आइस फॉर्म में, कुछ डस्ट पार्टिकल्स में, इन सब में रहते हैं। अब जैसे ये स्नो का पीस, आइस का टुकड़ा हैवी होकर ज़मीन पे गिरता है, तो ये मेल्ट होने लग जाता है। मतलब क्या, एयर जब ऊपर फ्रिक्शन लगाती है इस पर, जिससे ये मेल्ट होता है और रेन मतलब वाटर ड्रॉपलेट्स में हमें देखने को मिलता है। वहीं जब हम बात करें हायर एल्टीट्यूड्स पे और हायर लैटिट्यूड्स पे, तो वहाँ स्नोफॉल होती है। तो वहाँ होता क्या है, फॉर एग्जांपल ये आइस का टुकड़ा वापस से नीचे गिर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जब फ्रिक्शन लगता है एयर का, कोई एकदम चीज़ नीचे आती है तो फ्रिक्शन लगता है एयर का, ये मेल्ट हो जाती है। अभी पानी के ड्रॉपलेट्स क्या है, काफ़ी छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में और बिखर जाते हैं इसे। अब क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा लो है सरफेस का, तो क्या होता है, ये छोटे छोटे जो ड्रॉपलेट्स और छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो गए, ये स्नो में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्नोफॉल। स्नो में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्नोफॉल। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं, तो थंडर एंड लाइटनिंग क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल सपोज करो आपके पास ये क्लाउड आपका बना हुआ है और यहाँ पे एक आइस का पार्टिकल है। अब ऐसे ही करके काफ़ी सारे आइस के मटेरियल यहाँ पे एक्यूमुलेट हो चुके हैं, डस्ट पार्टिकल्स, आइस पार्टिकल्स आपस में एक्यूमुलेट हो चुके हैं। अब क्योंकि हवा, विंड चल रही काफ़ी तेज़ यहाँ पे, गस्ट बहुत ज़्यादा तेज़ से, तो क्या होता है, ये आइस पार्टिकल्स आपस में कोलाइड होते हैं। अब जब ये वाला आइस पार्टिकल नीचे ग्राउंड सरफेस पे गिरेगा, तो क्या होगा, ऐसा तो नहीं कि बिना किसी की इशू के गिर जाएगा, यहाँ पे काफ़ी सारे और भी आइस पार्टिकल्स हैं, इनको ये पुश करेगा। तो यहाँ पे क्या, एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज पार्टिकल्स ऐसे रिलीज होते हैं, जो इस तरह पॉजिटिव एंड नेगेटिव में कलेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अब 80% तो इलेक्ट्रिसिटी जो थंडर लाइटनिंग है वो यहीं पे क्लाउड्स के अंदर ही होती है। लेकिन फॉर एग्जांपल एक काफ़ी ज़्यादा मैदान, खुला मैदान है और आपको एक सिंगल ट्री देखने को मिलता है, तो यहाँ पे चांसेस हो सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी लाइटनिंग गिरे, क्योंकि एक प्रोजेक्टाइल की तरह मतलब काम करता है कि यहाँ पे चार्ज पार्टिकल्स की तरह दिखाता है ये ऊपर की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है गिरे। अब थंडर का क्या होता है, यहाँ पे जब लाइटनिंग यहाँ पे गिरती है तो सडन इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहता है, एकदम से जो एटमॉस्फेयर का कुछ मिली सेकेंड्स के लिए टेम्परेचर चेंज आता है, वायलेंट एक्सप्लोसिव एक्सपांशन ऑफ एयर। ठीक है, इसको बोलते हैं हम थंडर। अब यहाँ पे क्लाउड्स फॉर्मेशन में लाइटनिंग कौन से क्लाउड्स में आई, तो ये हमारे क्लियर छोटा क्लाउड है। अब यहाँ पे पार्टिकल्स को टकराने की कोई ज़्यादा जगह मिल नहीं रही है, लेकिन जब ये क्लाउड इस तरह का स्ट्रेट, काफ़ी ज़्यादा हाइट इसकी ज़्यादा है, तो पार्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से टकराएंगे, गिरने, जब ये पार्टिकल गिरेगा ऊपर से तो काफ़ी सारे दूसरे पार्टिकल से टकराते हुए नीचे आएगा, तो यहाँ पे लाइटनिंग के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो लाइटनिंग क्या होती है, लाइटनिंग्स पार्टिकल्स ऑफ क्लाउड्स डेवलपिंग अ चार्ज ड्यू टू मूवमेंट। ठीक है, एंड थंडर क्या होता है, सडन एंड वायलेंट एक्सपांशन ऑफ एयर ड्यू टू सडन हीटिंग। जो लाइटनिंग गिरती है उसकी वजह से एकदम से टेम्परेचर चेंज हो जाता है, इसकी वजह से हम बोलते हैं थंडर। ठीक है, स्नोफॉल का सेम हमने पढ़ देख लिया है कि स्नोफॉल क्या होता है, टेम्परेचर एवरेज रहता है, काफ़ी धीरे धीरे गिरता है, एवरेज टेम्परेचर गिरने लग जाता है, वेरी लो हो जाता है। अब रेट ऑफ इवोपरेशन ऑलरेडी काफ़ी लो है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इसके कारण और गिर जाती है। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो एयर पे प्रेजेंट है
वो काफ़ी कम हो जाते हैं और कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं। अब कि कंडेंस हो रहे हैं तो क्या होगा, टेम्परेचर लो होने की वजह से डायरेक्टली वो फ्रोजन हो जाते हैं, मतलब क्या, लिक्विड फॉर्म की जगह सॉलिड फॉर्म ले लेते हैं। वर्टिकल डेवलपमेंट ऑफ क्लाउड्स इज लिमिटेड, मतलब क्या, वर्टिकल डेवलपमेंट क्लाउड इस तरह का काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड रहता है, तो आइस पार्टिकल्स वहीं गिरने लगते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं, और इसी की वजह से स्नोफॉल में जो है हमें थंडर और लाइटनिंग देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि क्लाउड्स जो वर्टिकल एयर है, वर्टिकल डेवलपमेंट ऑफ क्लाउड नहीं मिलते हैं इसी वजह से। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अंडमान एंड निकोबार में टेम्परेचर एवरेज काफ़ी हाई रहता है, मतलब कि कैरिंग कैपेसिटी काफ़ी बढ़ गई, जिसकी वजह से इवापोरेशन काफ़ी इंक्रीज रहता है और मॉइस्चर प्रेजेंट बहुत ज़्यादा रहता है एयर में। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा क्लाउड फॉर्मेशन होता है वहाँ पे। अब इसके बाद हम चलते हैं क्लाउड्स के टाइप पे। ठीक है, तो हम क्लाउड्स को जो है इस डायग्राम से समझ सकते हैं, हाई लेवल क्लाउड, मिड लेवल क्लाउड्स एंड लो लेवल क्लाउड्स। ओके, तो फर्स्ट जो है हम क्लाउड्स को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, उसको नेमिंग कन्वेंशन के लिए, मतलब नेम कैसे बनाते हैं उसको समझने के लिए। क्यूमुलस क्लाउड, टाइप्स ऑफ क्लाउड में जो हम देखें ऑन द बेसिस ऑफ द शेप एंड नेचर, तो क्यूमुलस क्लाउड इस तरह होते हैं, मतलब कि एक पफी शेप रहता है, कॉटन कैंडी रहती है आपकी इस तरह की, उसको हम बोलते हैं क्यूमुलस क्लाउड। ठीक है, स्ट्रेटस क्लाउड मतलब क्या, लेयर फॉर्मेशन में इस तरह की एक के ऊपर एक लेयर बन जाती है, इनकी हाइट काफ़ी कम रहती है। अब निम्बस, मतलब जिस भी क्लाउड में नाम आएगा निम्बस का, रेनी क्लाउड है, मतलब रेन होगी वहाँ पे, बारिश होगी, बारिश करते हैं, रेनी क्लाउड है। ठीक है, तो निम्बस रेन बियरिंग क्लाउड आप बोल सकते हैं। अब यहाँ पे हम इसके नेमिंग कन्वेंशन में क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन हाइट, अब उसके हाइट के बेसिस पे उनको नेम और नाम देंगे, तो मतलब ऐसे प्रीफिक्स यूज़ होगा। फॉर एग्जांपल हाई एल्टीट्यूड क्लाउड्स सीरस क्लाउड और सीरो क्लाउड। मिड लेवल क्लाउड में हम अल्टो प्रीफिक्स लगाएंगे, और मल्टी लेयर क्लाउड में हम निम्बस प्रीफिक्स लगाएंगे, मतलब क्या, क्यूमुलो निम्बस, मतलब क्यूमुलस को बहुत सारे क्यूमुलस क्लाउड है, क्यूमुलस क्लाउड है और निम्बस आपस में मिक्स हो गए, तो क्यूमुलो निम्बस। ठीक है, अब इसका एक टेबल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हाई लैटिट्यूड में जो हमें क्लाउड्स मिलते हैं वो है सीरो क्यूमुलस, मतलब क्या, सीरस मतलब काफ़ी वेदर फॉर्म में, अब यही वेदर इस तरह के वर्टिकल फॉर्म में मिक्स हो गए, तो सीरो क्यूमुलस। ठीक है, क्यूमुलस हमने अभी देखा था ऊपर, क्यूमुलस क्लाउड इस तरह के दिखते हैं शेप में। अब हाइट जो है काफ़ी हाइट पे आ जाती है, तो बोलते हैं सीरस, सीरस क्यूमुलस। सीरस क्लाउड मतलब क्या, ऐसे ही वेदरी फॉर्म में क्लाउड छोटे बहुत हल्के वाइटिश। सीरो स्ट्रेटस मतलब क्या, हाई एल्टीट्यूड पे तो है, साथ में लेयर्ड फॉर्म में है इस तरह की, सीरो स्ट्रेटस। मिड लैटिट्यूड में अल्टो क्यूमुलस, अल्टो स्टेटस, स्टेटस मतलब लेयर्स, क्यूमुलस मतलब पॉफी स्ट्रक्चर। मिड लैटिट्यूड में मतलब अल्ट लगा दिया, अल्टो लगा रखा है हमने। ठीक है, इसके बाद लो लेवल पे हम आएंगे तो क्यूमुलस क्लाउड हमें लो लेवल पे देखने को मिलता है, पॉफी शेप का मिलता है। स्टेटस क्लाउड एंड स्टेटस क्यूमुलस मतलब दोनों का मिक्सचर। ठीक है, फिर मल्टी लेयर्ड क्लाउड, अब मल्टी लेयर्ड क्लाउड में क्या, क्यूमुलो निम्बस और निम्बो स्टेटस। अब निम्बो स्टेटस हमने पढ़ा था, इसको निम्बो कर दिया है, निम्बो है, इसकी स्पेलिंग भी रॉन्ग है। तो निम्बो स्टेटस क्या होता है, और क्यूमुलो निम्बस स्टेटस, निम्बस स्टैंड करता है काफ़ी रेन बियरिंग क्लाउड पे, और स्ट्रेटस क्लाउड मतलब क्या, आपके इस तरह के स्ट्रेटस लेयर वाले फॉर्मेशन में क्लाउड इकट्ठे हो गए। ठीक है, इस तरह के। क्यूमुलो निम्बस में क्या, पफी स्ट्रक्चर है, मतलब क्या, इस तरह का स्ट्रक्चर, काफ़ी सारे इस तरह पफी क्लाउड्स क्रिएट हो गए, तो बोलते हैं क्यूमुलो निम्बस। निम्बस स्टैंड फॉर रेनी सीजन, मतलब काफ़ी ज़्यादा रेन से डिपिक्ट करता है, काफ़ी ज़्यादा रेन हो सकती है वहाँ पे। ठीक है, हम आगे चलते हैं, अब एक एक सबको देखते हैं। सीरस क्लाउड मतलब क्या, इस तरह फेदर रहता है, काफ़ी लाइट वेट रहते हैं, आइस पार्टिकल्स यहाँ पे रहते हैं, हाई एल्टीट्यूड पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते थे क्यूमुलस क्लाउड पे, तो हमने देखा था पॉफी स्ट्रक्चर रहता है इस तरह का। ठीक है, इसको बोलते हैं हम क्यूमुलस क्लाउड। इसके बाद स्ट्रेटस क्लाउड क्या होते हैं, इस तरह की लेयर फॉर्मेशन होती है। अब ये स्ट्रेटस, निम्बो स्ट्रेटस में क्या होता है, यही लेयर काफ़ी ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है, एक्यूमुलेट हो जाती है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, जिससे क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा हेवी रेन बारिश शुरू हो जाती है, बारिश का सीजन। निम्बो स्टैंड फॉर रेन, रेन बियरिंग क्लाउड्स। ठीक है,
इसके बाद हम आते हैं निम्बोस स्ट्रेटस। तो अभी देखा स्ट्रेटस क्लाउड मतलब एक के ऊपर एक लेयर ऐसी इकट्ठी हो गई है और काफ़ी ऊंचे तक इस तरह जाते हैं, तो निम्बोस स्ट्रेटस। ठीक है। क्यूमुलोनिम्बस मतलब कि पॉफी स्ट्रक्चर काफ़ी इकट्ठा हो गया है। ठीक है। और उसमें निम्बस मतलब रेन बियरिंग क्लाउड। अब जब यही रेन बियरिंग क्लाउड, इसमें क्या होता है कि आइस पार्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा दूर तक ट्रैवल कर लेते हैं, तो चार्ज मतलब थंडरस्टॉर्म आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड में। इसमें काफ़ी ज़्यादा हैवी रेन होती है। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड जो है काफ़ी हैवी रेन, काफ़ी ज़्यादा बारिश करते हैं। उसी के बाद निम्बो स्टेटस क्लाउड जो है मॉडरेट रेन, मतलब यहाँ पे बारिश होती है बट लेकिन मॉडरेट रेन होती है। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं क्लाउड बर्स्ट। तो क्लाउड बर्स्ट जो है दो एरिया में हो सकता है, हिली और प्लेन एरिया में, दोनों जगह। सबसे ज़्यादा होता है वो हिली एरियाज में होता है, वो क्यों हम आगे देखते हैं। तो फर्स्ट होता है हिली एरियाज में सबसे ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जब एडवेक्शन से, हमें पढ़ा है एडवेक्शन, एडवेक्शन कूलिंग, तो यहाँ पे एडवेक्शन कूलिंग होती है, विंड ऊपर चलती है। अब यहाँ पे क्या होता है, विंड चलती है ऊपर, तो यहाँ पे एक्सपांशन होता है, कूलिंग, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर, सैचुरेशन कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे क्लाउड जो है कंडेंस हो इकट्ठा होने लग जाते हैं। ठीक है। अब ये जो विंड है चल लगातार चल रही है और क्लाउड्स को एक्यूमुलेट मतलब धीरे 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 बहुत बढ़ाते जा रही है। ठीक है। अब ये क्लाउड जो इतना हैवी हो गया है कि किसी भी टाइम गिर सकता है। मतलब अब यहाँ पे जो ओनली सपोर्ट है इसको ऊपर जो अटका हुआ है, क्योंकि हवा यहाँ से चल रही है। अब जैसे ही ये हवा रुक जाएगी, 4 घंटे 5 घंटे तक हवा रुक गई, तो जैसे ही हवा रुक गई क्लाउड ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हेवी हो चुका है, तो बारिश शुरू हो जाएगी, मतलब काफ़ी ज़्यादा भयंकर तरीके से तेज़ स्पीड में रेन शुरू हो जाएगी। इसको हम बोल सकते हैं फ्लैश फ्लड, फ्लैश फ्लड। ठीक है। काफ़ी ज़्यादा हेल स्टॉर्म, काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिश शुरू हो जाएगी। ये तो हो गया हिली रीजन का सीन। इसके बाद हम चलते हैं तो प्लेन्स में क्या होता है। सपोज करो कोई से एक लैंड एरिया पे ओशन से ब्रीज आ रही है ठंडी हवा मॉइस्चर वाली, और ऊपर एक तरफ एक इंटेंस लो प्रेशर क्रिएट हो गया है। अब ये क्लाउड ऊपर बनता जाएगा बनता जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा इकट्ठा होता जाएगा। अब जैसे जैसे इकट्ठा हो रहा है ऊपर यहाँ पर, तो क्या होगा, एक जब तक विंड का सपोर्ट है इसको तब तक तो ये एक्यूमुलेट होगा। अब जैसे ही यहाँ से विंड हट जाएगी बारिश शुरू हो जाएगी। क्यों, क्योंकि पानी कितना इकट्ठा हो गया है और विंड अब चल नहीं रही है, तो ये जो क्लाउड है ऊपर होल्ड नहीं कर पा रहा है। काफ़ी सारे आइस पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स जो एक्यूमुलेट हो गए हैं वो होल्ड नहीं कर पाएंगे और बारिश शुरू हो जाएगी काफ़ी इंटेंस। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं हेल स्टॉर्म पे। तो हेल स्टॉर्म में क्या होता है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ से शुरू करते हैं, हमारा एक आइस पार्टिकल है काफ़ी हेवी हो गया है, तो ये अब नीचे गिरेगा। यहाँ पे इस तरह नीचे नीचे आया, ये वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हुआ, लेकिन विंड इतनी स्पीड से चल रही है यहाँ पे अभी कि जो ये वाटर वेपर है काफ़ी लाइट है, तो इसको वापस से ऊपर पुश कर देती है। तो ये वाटर वेपर वापस ऊपर पुश हो जाता है और दूसरे जो आइस पार्टिकल है उसके साथ मिल जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है। ठीक है। अभी वापस से इकट्ठा होता है और एक बड़ा आइस का चंक बना लेता है, और ये वापस से जब गिरता है फिर वापस गिरना शुरू करता है, तो ये वापस से गिरता है इस तरह। अब यहाँ पे वापस से ड्रॉपलेट्स बनती है और वापस से ये पुश बैक हो जाता है, मतलब वापस से पीछे विंड की वजह से पीछे चला जाता है। अब धीरे धीरे पार्टिकल बहुत ज़्यादा बड़ा होता जाता है, इस तरह काफ़ी बड़ा हो गया। अब यहाँ पे प्ले करती ग्रेविटी अपना रोल, मतलब अब विंड मैटर नहीं करती, यहाँ पे आइस पार्टिकल इतना हैवी हो गया है कि वो नीचे गिरेगा ही गिरेगा। तो यहाँ पे स्नोफॉल और हेल स्टॉर्म देखने को मिलता है हमें, ओले गिरते जिसे हम बोलते हैं, ओले गिर रहे हैं, हेल स्टॉर्म देखने को मिलता है। ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको यह लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।